गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस पेन एंड पेपर नोट्स के अंदर आपका सभी का स्वागत है। होप आप सभी बच्चों को मेरा बताया हुआ, समझाया हुआ, जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको समझ आ रहा होगा। और आगे भी होप करता हूँ कि आपको इसी प्रकार से अच्छी तरह समझा पाऊँगा। काफ़ी बच्चों के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास और आप लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आप लोग अच्छे रहे इसको वीडियोस को देख रहे हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा प्ले करके देखें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आपको समझ ना आए, इतनी मेरी गारंटी है। और साथ साथ मैं पेन एंड पेपर नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पूरा का पूरा मटेरियल, जैसे कि स्टडी मटेरियल होता है, वो आपको मिल रहा है। तो किसी भी तरीके किसी को कोई भी कमी मेरी तरफ से नहीं है। तो आज हम अपना पार्ट 10th स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन सेक्शन का। कल हमने लास्ट में छोड़ा था ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। मैंने कल लास्ट समझाया था कि व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। जो मैंने एग वाला एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर किया था प्यारे बच्चों, तो एक में एग जो है फूल गया था और एक में सिकुड़ गया था। मतलब एक में एक्सपैंड कर गया था और एक में क्या हो गया था, श्रिंक कर गया था। जो एक्सपैंड किया था इसका मतलब सॉल्वेंट अंदर एंटर कर गया था। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। when the membrane permits the solvent molecule to enter inside, ठीक है, इनसाइड जब पानी बाहर जाता है, ठीक है, पानी बाहर जाने का मतलब है श्रिंक करेगा सॉल्वेंट, और इसको एक्सोऑस्मोसिस कहा गया। और दूसरा जो हमारे पास अब ये है, जब पानी अंदर एंटर करेगा, इनसाइड स्वेल करेगा, तो ये कहलाएगा एंडोऑस्मोसिस। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी पॉइंट आपको डिस्कस करना है, दैट इज़ द व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुबह मैंने आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड के क्वेश्चन शेयर किए थे, तो उसमें भी आपको देखना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी आया हुआ है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देता है, सोल्यूट को नहीं। So it is a special type of membrane which allows only the movement of solvent through it and not the solute. Is called as a semi-permeable membrane. There are two types of semi-permeable membrane. One is natural semi-permeable membrane और इसके examples हैं vegetable membrane, animal membrane। और animal membrane में generally हम pig's bladder is most common animal membrane used. Second is the artificial semi-permeable membrane. Artificial means man-made, synthetic. The well-known example of artificial semi-permeable membrane are the parchment paper, cellophane paper, certain freshly prepared inorganic substances like copper ferrocyanide and silicates of iron, cobalt, nickel, etc. तो ये हमारे आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं बेटा। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। The minimum excess pressure that has to be applied on the solution to prevent the entry of the solvent into solution through the semi-permeable membrane is called as the osmotic pressure। तो कैसे समझना है बेटा कि हम कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर जिससे कि सॉल्वेंट उसके अंदर एंटर ना कर सके थ्रू द सेमी-परमिएबल मेम्ब्रेन। उस फोर्स या विद दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। और अब मैं आपके साथ इसका डायग्राम शेयर करूंगा और इसके साथ ही आप देखेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस भी लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दो कंपार्टमेंट्स हैं।
ध्यान से देखेंगे फिगर को, बीच में सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन लगाया हुआ है, एक में प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है और दूसरे में सोल्यूशन है। अब क्या होगा, सॉल्वेंट मूवमेंट करेगा सोल्यूशन के अंदर और आप देख रहे हैं सोल्यूशन के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अब हमने पिस्टन को वहीं पर ही रोक के रखना है जिससे कि हमें पता लग जाए कि भाई सॉल्वेंट एंटर नहीं कर रहा है। तो रोकने के लिए जो प्रेशर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे उस प्रेशर को नाम दिया गया ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस में डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड काउंटर है इसके अंदर हमने सी वाटर लिया है और राइट हैंड साइड पे हमने फ्रेश वाटर लिया है और इधर पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन को ज़्यादा दबाना है, ज़्यादा प्रेस करना है, तो पिस्टन अंदर की तरफ धकेलेंगे तो सी वाटर में से जो सॉल्वेंट है वो निकल कर सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन में फ्रेश वाटर में चला जाएगा और ये अब उल्टा हो गया। ठीक है, तो लो से हाई था, अभी हाई से लो हो गया, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका यूज़ भी पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर सुबह मॉर्निंग में जब मैंने आपके साथ शेयर किया था। रिवर्स ऑस्मोसिस का जो यूज़ है दैट इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जैसे कुछ कंट्रीज़ के अंदर सी वाटर जो है वहाँ पर पानी ज़्यादा ना होने का अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर तो समुंदर लगे हुए हैं, तो समुंदर में से पानी को निकाल कर वो पीने का पानी में उसको परिवर्तन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। घरों में भी हम रिवर्स ऑस्मोसिस जो है आरओ यूज़ करते हैं, आपने देखा है, तो वो भी इसी फिनोमिना पे बेस्ड है। If a pressure higher than the osmotic pressure is applied on the solution, the solvent will flow from the solution into the pure solvent through the semi-permeable membrane. This process is called as the reverse osmosis. तो मैंने अभी बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाने पर सॉल्वेंट जो है सोल्यूशन में से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएगा थ्रू द सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन और इसको क्या कहा गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा गया। अब मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट शेयर करूंगा। ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाला, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए कोशिश की गई, लेकिन उनका इसमें से जो बेस्ट मेथड था दैट वाज द प्रेजेंटेड बाय द साइंटिस्ट नेम एज बार्कले एंड हार्टले मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन विच is the just and sufficient to prevent the entry of the solvent into the solution through the semi-permeable membrane. This method is a superior to the other method because of the following reason. अब पहले तो हम इसके डायग्राम को यहाँ पर समझेंगे और फिर रीजंस मैं आपके सामने बाद में शेयर करता हूँ। तो पहले आप थोड़ा सा डायग्राम को समझ लें। डायग्राम में हमारे पास ये आप देख रहे हैं, मैंने एनलार्ज कर दिया इसको थोड़ा सा, तो आप ध्यान से पहले डायग्राम को समझेंगे। अब आपके स्क्रीन के ऊपर डायग्राम आ चुका है और आप देख रहे हैं कि बीच वाले जो कंपार्टमेंट है 3 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। ऊपर ये मतलब बीच में सर्कुलर है और ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन है बीच में एक सर्कुलर टैंक है जिसके अंदर सॉल्वेंट भरा हुआ है और उसको हमने इंसर्ट किया हुआ है एक बड़े टैंक के अंदर जिसके अंदर सोल्यूशन भरा हुआ है। अब ऊपर से जब सॉल्वेंट है वो एंटर करेगा सोल्यूशन के अंदर, तो जो पिस्टन आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का वो ऊपर की तरफ जाएगा और साथ में प्रेशर गॉज लगाया हुआ है, तो उस पिस्टन को रोकना है आपने ऊपर जाने से। तो जो प्रेशर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वेट्स अप्लाई करेंगे, वो प्रेशर गॉज के अंदर दिख जाएगा। और इसको जो सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन की जगह यहाँ पर हमने पोरस ट्यूब यूज़ की गई है विच एक्ट एज एन सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन। तो दिस वाज द बार्कले एंड हार्टले मेथड। उन्होंने ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला गया था उसको डिज़ाइन किया था। अब ये बेस्ट मेथड क्यों है, इसके रीजंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट रीज़न है, इन दिस मेथड द ऑस्मोटिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर सो दैट देयर इज नो स्ट्रेन ऑन द मेम्ब्रेन। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस किया गया है एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा। देख रहे हैं साइडों पे एक बार रिजर्व है, इधर हमारी कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है जिससे कि मेम्ब्रेन के ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े, स्ट्रेस ना आए। The concentration of solution does not changes because the entry of the solvent into the solution is prevented by the external pressure. इसके अंदर concentration of the solution का चेंज होने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर solvent एंटर ही नहीं कर पाता because of the external pressure. And C point, the time taken for the measurement of osmotic pressure is very much less
इन दिस मेथड एज कम्पेयर टू द अदर मेथड्स। तो इसमें जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं उसका जो समय है वो बहुत ही कम लगता है और जल्दी से हमारा ये निकल आता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं मैंने, आपको बिल्कुल अच्छी तरह ज्ञात है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ द सोल्यूशन इज फाउंड टू बी directly proportional to the molar concentration C of the solution. Molar concentration is the molarity at its temperature T. Mathematically, pi is proportional to C and proportional to T. तो pi is equal to C into T and proportionality हटाया गया तो R लग गया R C into T. तो pi is equal to CRT. C is n upon V, where n is the number of moles of the solute and the V is the volume of the solvent in liter. तो pi is equal to n upon V into R T. So pi into V is equal to n RT. So this equation is called as Van 't Hoff equation for dilute solution. So this equation pi into V is equal to n into R into T is called as Van 't Hoff equation. तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके प्रेशर्स, ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। सच सॉल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दस टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर ऑल्सो isometric, not isotonic, or called as isometric. Osmotic pressure is a colligative property. How it is an colligative property we are going to prove. It is clear that osmotic pressure depends upon the number of moles of solute n per liter of the solution irrespective of the nature of the solute. Hence osmotic pressure is a colligative property. जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर निर्भर करती है और इंडिपेंडेंट होती है उसकी नेचर के ऊपर, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव। तो पाई किसके प्रोपोर्शनल है, एन के। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे, आज सुबह के लेक्चर में भी आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, व्हाट आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। The growth of the plant and animals depends largely on the phenomena of osmosis. जो प्लांट और एनिमल की जो ग्रोथ है वो जनरली किसके ऊपर निर्भर करती है, ऑस्मोसिस। कैसे? प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ वेरी large number of microscopic unit called as cells. Cells contains a fluid and its wall is composed of a living cytoplasmic membrane which is a semi-permeable and is responsible for the phenomena of osmosis. तो क्लियर हो रहा होगा आपको स्टूडेंट्स, क्या कहा इसने कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं जिन्हें हम सेल बोलते हैं। और सेल जो हैं इसके अंदर वॉल होती है और इसके अंदर फ्लूइड होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, उसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और यही रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है किसके लिए, ऑस्मोसिस के लिए इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। If such a cell comes in contact with water or some dilute solution, the osmotic pressure of the which is less than that of the cell sap present in the cell, there will be tendency of water to enter into the cell. जब ये सेल पानी की कांटेक्ट में आता है तो इसमें एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि पानी जो है अंदर एंटर करने लगता है। This causes the rupturing of cell and process is called as hemolysis. The pressure developed inside the cell due to the flow of water into it is called as turgor. On the other hand, if the cell comes in contact with a solution of higher osmotic pressure, अगर ये higher osmotic pressure की contact में आता है, the cell will shrink due to the going out of the water from the cell and through the cell wall. This shrink of the cell is called as plasmolysis or prenation. तो ये था हमारा एक वर्ड हेमोलिसिस एंड सेकंड इज द प्लाज्मोलिसिस। हेमोलिसिस कब होता है, जब सेल के अंदर पानी एंटर करता है, और प्लाज्मोलिसिस कब होता है, जब सेल में से पानी बाहर आ जाता है। तो दिस इज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स, कैसे ये ऑस्मोसिस प्रमोट होता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू
the roots due to the osmosis because of the concentration of cell sap inside the root hair cells is higher than that of the water present in the soil. तो जो प्लांट्स हैं वो पानी को अपने जड़ों से कैसे एब्जॉर्ब करता है, ये प्रोसेस कौन सी लगती है इसमें, ऑस्मोसिस. द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द बॉडी ऑफ द प्लांट्स एंड द रीचेस इवन ऑन द टॉप ऑफ द टॉल ट्री ड्यू टू द ऑस्मोसिस. पानी के जो मूवमेंट है पानी की हमारे प्लांट्स के अंदर, वो एक पार्ट से रूट से होते हुए ऊपर तक की ऊंची से ऊंची टहनी तक पहुंचती है. वो कैसे पहुंचती है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. In the animal, water moves into the different parts of the body under the effect of process of osmosis. हमारी बॉडी के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर जो पानी ट्रैवल करता है वो भी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा इज कंट्रोल्ड बाय ऑस्मोसिस. जब आप देखते हैं कि फूल खुलता है, कई बार आप देखते हैं ज़्यादा गर्मी के कारण जो पत्ते सुकड़ जाते हैं, वो क्या होता है, जब पानी नहीं मिलता तो वो वाटर लॉस हो जाती है, इस वजह से वो सुकड़ जाते हैं. और जब दोबारा हम उसको पानी डालते हैं तो रिवाइव हो जाते हैं. दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस हेल्प इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड germination of the seeds. Different movements of plant such as opening and closing of flower are controlled by osmosis. जैसे मैंने ऊपर ये भी बताया कि जो प्लांट्स के अंदर जो फूल है वो खुलते हैं, सुबह के जैसे सूरजमुखी का फूल शाम को बंद हो जाता है. इट इज़ ऑल द ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. Bursting of red blood cells when placed in the water is also due to the osmosis. अगर हम रेड ब्लड कार्पसल्स को पानी के अंदर रख देते हैं तो ऑस्मोसिस के कारण जो है वो सेल जो है फूल जाएंगे और फूलने के बाद ब्रस्ट हो जाएंगे. तो दीज आर द सम बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस. अब हम लास्ट में इसमें एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. आइसोटोनिक समझ आ चुका है कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं तो आइसोटोनिक कहलाता है. अब हाइपर और हाइपोटोनिक के बारे में पढ़ेंगे. 0.9% सोल्यूशन ऑफ प्योर NaCl इज आइसोटोनिक विथ ह्यूमन ब्लड सेल RBCs. देयरफॉर इट इज़ ए सोल्यूशन RBC नाइदर स्वेल्स नॉर अंडरगोस प्लाज्मोलिसिस. ठीक है, 0.9% NaCl का जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक है हमारे ब्लड सेल्स के साथ. इस कारण से ना तो सेल्स जब इनके साथ कांटेक्ट में आता है तो ना तो पानी अंदर जाता है ना बाहर जाता है, तो इस कारण से कुछ भी प्रोसेस नहीं होता. ए प्योर NaCl सोल्यूशन विद ए लेस कंसनट्रेशन दैट 0.9 इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक. अगर कंसनट्रेशन 0.9% से कम रह जाए तो ये कौन सा सोल्यूशन बन जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ऑन प्लेसिंग RBCs इन दिस सोल्यूशन दे विल स्वेल एंड इवन बर्स्ट. अगर ऐसे सोल्यूशन के अंदर जिसकी कंसनट्रेशन 0.9 से कम रखी गई है तो सेल को रखेंगे तो स्वेल होएगा और उसके बाद वो ब्रस्ट हो जाएगा. अब इसका उल्टा है कि अगर कंसनट्रेशन द प्योर NaCl सोल्यूशन विच कंसनट्रेशन मोर दैन 0.9% इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक. अगर कंसनट्रेशन 0.9 से ज़्यादा है तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है. और अगर ऐसे में RBCs को पुट करेंगे तो वहाँ पर श्रिंक हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस. और आज हम इसके बाद एक और आर्टिकल यहाँ पर करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस. अब ये एक तरीके से ऑस्मोसिस के और कुछ यूजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. रॉ मैंगोस श्रिंक्स इनटू पिकल्स व्हेन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन. दिस इज ड्यू टू द आउटफ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सेमीब्रेन मेम्ब्रेन ऑफ द मैंगोस ड्यू टू द ऑस्मोसिस. ये क्या मतलब है, रॉ मैंगोस. जब हम आम का चार की बात करते हैं, आम का चार डालते हैं तो उसके अंदर नमक डलता है, सिरका डलता है, और जो नमक का सोल्यूशन है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन बेटा. अब इसमें क्या हुआ, जब हम देखते हैं कि जब पुराना अचार हो जाता है तो उसकी जो अचार का जो आम की पंखड़ी ऐसी होती है वो सुकड़ सी जाती है. वो क्यों सुकड़ जाती है, क्योंकि इसमें वाटर लॉस हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. नेक्स्ट इज विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस इन फ्रेश वाटर. अभी जैसे बताया मैंने कि अगर कोई मुरझाया हुआ फूल है उसको अगर हम पानी के अंदर थोड़ी देर रख देंगे, ठीक है, तो वो थोड़ी देर के अंदर ही वो फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इट विल एब्जॉर्ब द वाटर. लिम्ड कैरेट मतलब गाजर बिकम फर्म अगेन व्हेन प्लेस इन वाटर. तो आपने देखा होगा जो सब्जी वाला है वो बार बार गर्मियों के दिनों में एक तो सब्जियों को पानी जो बोरे से ढक के रखता है और साथ साथ बार बार पानी छिड़कता रहता है. लिम्ड कैरेट मतलब है सुखड़ा हुआ, सुकड़ गया कैरेट गाजर.
अगर हम उसको ताज़े पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे तो वो दोबारा फ्रेश हो जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड मीट बाय सॉल्टिंग एंड दैट इज़ प्रूव्ड बाय एडिंग शुगर। जो मीट है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके ऊपर नमक छिड़का जाता है और साथ में जो फ्रूट्स हैं उनको लंबे समय तक रखने के लिए उसमें चीनी डाल दी जाती है। ये दोनों के दोनों हमारे जो ऑस्मोसिस को रोकते हैं। अब हम बात करेंगे पीपल टेकिंग ए लॉट ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड डेवलप स्वेलिंग और पफिनेस इन देयर टिश्यूज। दिस इज कॉल्ड एज एडिमा। बेटा अभी आपने ध्यान से क्वेश्चंस पढ़े थे सुबह वाले लेक्चर में और ध्यान से देखना, वहाँ पर आया हुआ है व्हाट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एडिमा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर बता रहा है। 5th पॉइंट क्या है कि जो लोग ज़्यादा नमक या नमक की बनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं तो उनकी जो सेल्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं, पफिनेस आ जाती है, फूल से जाते हैं और इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, एडिमा। तो ये एकदम नहीं होता, काफ़ी दिनों बाद होता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। और आज इसके बाद लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सिंपल है बिल्कुल, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई वी इज इक्वल टू nRT और n की वैल्यू पुट करी W बाई m वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट पुट कर दिया तो ये बन गया m इज इक्वल टू W इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई पाई इंटू वी। दिस मेथड इज यूजली not preferred for determining the molecular mass because of the many experimental difficulties involved. It is due to the following reason. क्या रीज़न है? नंबर 1, the change observed in their properties is very small and molar mass of the order 10 की पावर 6 ग्राम per mole. On the other hand, osmotic pressure of the order 10 की पावर -3 atmosphere can be easily measured in terms of mm. Elevation in the boiling point method for biomolecules such as protein is not suitable because these molecules are not stable at higher temperature, whereas advantages of osmotic, that is, can be measured at the room temperature. तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेफर्ड ओवर द अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये यहीं से आपने आंसर लिखना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है कि गर्म करना पड़ता है, एलिवेट करना पड़ता है। तो इसमें कई बार क्या होता है, जो प्रोटीन्स का जो मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, तो जब हम उनको गर्म करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर हमारे को कोई हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस वजह से दैट इज़ ए प्रेफर्ड मेथड। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज़ एन एडवांटेज इज दैट इट यूजेस मोलैरिटी इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने मोलैलिटी का प्रयोग किया था, इसमें हमने क्या प्रयोग किया है, मोलैलिटी। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं बेटा जो आपके साथ हमने किया। और लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट है, इन ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर परसेंटेज मीन्स वेट अपॉन वॉल्यूम अनलेस द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है कि जितने भी न्यूमेरिकल है ऑस्मोटिक प्रेशर्स के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उसमें वेट अपॉन वॉल्यूम होता है अनलेस द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन। कि अगर कहीं डेंसिटी दिया है तब ये वेट अपॉन वॉल्यूम नहीं लेना है, अदरवाइज हमारा क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट लेक्चर। तो आपको आज का लेक्चर जो है बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लेक्चर ज़रूर बड़ा हो गया है, ये काफ़ी टॉपिक मैंने आपके साथ आज कवर कर दिया। तो जो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर है इसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने पढ़े। एडिमा पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्यों हम यूज़ करते हैं ये पढ़ा, और मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे जो है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं आपने ध्यान से नोट्स बनाकर लिख लेना है। और अगर कहीं पर भी, मैं फिर वही बात रिपीट करने जा रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी आपको नहीं समझ आता है तो आप उसको दोबारा देखें वीडियो को, तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट।